जिस तरह। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं अर्ध सत्य। जब बीजेपी के जीतने पर ईवीएम को लेकर संदेह जताया जाएगा, जब बीजेपी की जीत को गोमूत्र वाले राज्यों में जीत से वह भी संसद के अंदर जोड़ा जाएगा, जब उत्तर भारत से लगातार साफ होते जाने पर नॉर्थ साउथ का नैरेटिव खड़ा किया जाएगा, जब सिर्फ चुनावी फायदे के लिए जाति के आधार पर समाज को बांटने, जातिगत जनगणना कराने का झंडा उठाया जाएगा, जब सिर्फ बीजेपी विरोध में हिंदुत्व और सनातन पर होने वाले हमलों पर चुप रहा जाएगा, जब दक्षिण भारत के राज्य से सांसद हो जाने पर उत्तर भारत के लोगों की समझदारी पर सवाल उठाया जाएगा, देश के वर्ल्ड कप नहीं जीतने पर प्रधानमंत्री के लिए अनाप शनाप कहने से बाज नहीं आया जाएगा, जब पुलवामा की आतंकी हमले में जवानों की शहादत को चुनाव जीतने की साजिशों से जोड़ा जाएगा, जब पाकिस्तान के बालाकोट पर वायुसेना का सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा जाएगा, तो फिर जनता के मन से ऐसे ही उतारा जाएगा। देश की राजनीति से सूपड़ा साफ होता चला जाएगा। यह लोकतंत्र में हार और जीत की सामान्य प्रक्रिया से बाहर की बात है जिसका जिक्र मैं कर रहा हूं। लेकिन कांग्रेस हारने के बाद और जीत की उम्मीद में जिन बयानों को तरजीह देती है, जिन जहरबोलों पर चुप रहती है, जिन विवादों को पैदा करती है, वे उसको ही पलीता लगाते चले जाते हैं। बीजेपी इसी साल हिमाचल हारी, कर्नाटक हारी, दोनों जगह कांग्रेस जीती और सीना चौड़ा करके वह खड़ा रही। मगर तेलंगाना जीतने के बावजूद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हार पर उसके नेता और साथी दलों के नेता जो कह रहे हैं, वह इस बात का सर्टिफिकेट है कि ये नेता समझदारी और पॉलिटिकल सेंसिटिविटी से खाली हैं। बीजेपी अगर उत्तर भारत में जीत गई तो डीएमके के नेता सेंथिल कुमार संसद में कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ उन्हीं राज्यों में जीत सकती है जो गोमूत्र वाले हैं, गाय गोबर वाले हैं। अब आप बताइए, किसी देश का सांसद इसी देश के अंदर देश के एक बड़े हिस्से को यह बताने पर तुला है कि गाय गोबर करने वाले राज्य पिछड़े नासमझ होते हैं, भेड़ चाल वाले होते हैं। ये साहब जिस पार्टी के नेता हैं, उसी के साथ कांग्रेस तमिलनाडु में सरकार चला रही है। और मजेदार बात यह भी है कि कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं कि अगर यही रवैया रहा तो बीजेपी गाय नहीं, सांड वाले राज्यों में भी झंडा गाड़ेगी। आप सेंथिल कुमार और प्रमोद कृष्णम दोनों को सुनिए। So that is the main reason that the people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. So we will not be surprised if you have an option of converting all these states also into union territory so that you can come into indirect power of coming and having, because you can never dream of setting foot over there and taking control of all these southern states. So having the reservation bill into confidence. So we should first look into the history. डीएमके के नेताओं की अगर यही हरकतें रहीं और सनातन धर्म के खिलाफ इसी तरह की बकवास वो करते रहे तो गौमूत्र वाले राज्यों में नहीं, सांड वाले राज्यों में भी बीजेपी का परचम लहरा जाएगा। जहां तक सवाल है संसद में गौमूत्र छिड़कने का, तो संसद वैसे ही मंदिर है और पंचगव्य मंदिर में प्रयोग होता ही है। स्वागत है। इस तरह के बयानबाजी से क्या शो करना चाहते हैं? क्या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं? ये सब रावण के खानदान के लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, भारत को बर्बाद करना चाहती हैं, भारत से सनातन को मिटाना चाहते हैं। प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के ऐसे नेता हैं जो पार्टी लाइन के खिलाफ पिछले कुछ समय से चल रहे हैं। प्रमोद कृष्णम का आरोप ये है कि कांग्रेस के भीतर कुछ ऐसे नेता हैं जो पार्टी को सनातन से जोड़कर रहने देना नहीं चाहते हैं। वो सनातन विरोधी कांग्रेस दिखे ऐसा चाहते हैं। वे वामपंथी विचारधारा के हैं और साजिशन कांग्रेस का बंटाधार कर रहे हैं।
प्रमोद कृष्णम वे नेता हैं जो संसद भवन, जो नया संसद भवन है, उसके उद्घाटन के लिए यह कहा था कि भारत का प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का करेगा। बीजेपी की लाइन से अपनी लाइन मिला करके पिछले कुछ समय से चलने वाले प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस के भीतर कांग्रेस विरोधी बताया जाता है और प्रमोद कृष्णम कहते हैं कि मैं कांग्रेस का भला चाहता हूं, कांग्रेस इस देश में बनी रहे, बची रहे, उसका विकास होता रहे, इसकी खातिर मैं आवाज़ उठाता हूं, इसलिए मुझे दरकिनार करने की एक बड़ी चाल चली जा रही है। प्रमोद कृष्णम सेंथिल कुमार के बयान पर अपना एतराज़ जता रहे थे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी, यह बात मान करके रखिए। खुले तौर पर पार्टी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया जाएगा सेंथिल कुमार के बयान के खिलाफ, इस बात की उम्मीद कम है और इसको बीजेपी ने लपक लिया है। मौका मिला और बीजेपी ने तुरंत हमला बोल दिया। ये लोग इस प्रकार की गंदी और ओछी बातें करने वाले लोग जो सनातन को गाली देते थे, आज इन लोगों को तमाचा लगा है। अभी आधा तमाचा लगा है, अब थोड़े दिन के बाद पूरा तमाचा जब लगेगा, अभी आधा साफ हुआ है, पूरा साफ हो जाएंगे ये सारे के सारे लोग जो सनातन धर्मावलंबियों को, जो गौ, गंगा, गीता, गायत्री का अपमान करता है। ये देश कभी भी नहीं सहेगा अपमान। जो सनातन का अपमान करेगा, जो गौ, गंगा, गीता, गायत्री का अपमान करेगा, वो देश उस अपमान को कभी न सहेगा हिंदुस्तान। और पूरी तरह से धर्मावलंबी हिंदुस्तान के अंदर ये हम सब धर्म संभाव की बात करते हैं और इस प्रकार के गौ, उनको मालूम है कि गौमूत्र कितना उपयोगी चीज है। यहां तक तो अब तो गौमूत्र का उपयोग कैंसर जैसे व्याधि में भी एलोपैथ के डॉक्टर बता रहे हैं उसकी कितनी उपयोगिता है। और गौ हमारी माता है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी और हर प्रकार के व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी। डीएम के सांसद सेंथिल कुमार ने संसद के भीतर अगर यह कहा कि बीजेपी उन राज्यों में ही जीत सकती है जो गोमूत्र वाले राज्य हैं, गाय गोबर वाले राज्य हैं, तो यह अकारण नहीं है। ये वही डीएमके है जिसके मुख्यमंत्री स्टालिन है, जिनके बेटे उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन तो कोढ़ है, सनातन मलेरिया है, डेंगू है। और उसी सेंथिल कुमार, उसी स्टालिन, उसी उदयनिधि की पार्टी डीएमके के साथ मिलकर के कांग्रेस सरकार चलाती है तमिलनाडु में। और सेंथिल कुमार जो कुछ भी कह रहे हैं उसका एक सिरा केरल तक जाता है। राहुल गांधी से जोड़ करके देखा जाना चाहिए। राहुल गांधी जो वायनाड से सांसद हैं, केरल में जाकर के उन्होंने ये कहा था तिरुवनंतपुरम में कि मैंने उत्तर भारत की राजनीति बहुत लंबे समय तक की है, लेकिन दक्षिण भारत में आने के बाद मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि यहाँ के लोग मुद्दों को लेकर के गंभीर हैं और गंभीरता से सुनते हैं। यानी कि उत्तर भारत के लोगों को मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, वो गंभीर लोग नहीं हैं, उनको सुनने के लिए समझदारी नहीं है। तो सेंथिल कुमार, राहुल गांधी कमोबेश एक प्लेटफॉर्म पर आपको दिखेंगे। और मामला इतना ही नहीं है। 3 राज्यों में, हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी जब जीत गई तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने एक ट्वीट किया और उन्हें क्या किया, द साउथ, इतना ही। गजब है भाई। क्या आपके द साउथ लिखने से आप जो लिख नहीं सके, क्या उसको लोग नहीं समझ सकेंगे? कार्ति की लाइन वही है जो सेंथिल की है, यानी कि दक्षिण में कांग्रेस मजबूत है, दक्षिण वाले ज्यादा समझदार हैं, अक्लमंद हैं, उत्तर वाले नासमझ हैं, बेवकूफ हैं। दक्षिण में बीजेपी तड़ीपार है, मगर कार्ति को क्या लगता है कि तेलंगाना और कर्नाटक के दक्षिण, तमिलनाडु में आप गठबंधन में हैं और डीएमके आपको पूछती नहीं, केरल और आंध्र में आप हैं नहीं। एक बात और उनको यह ध्यान रखना होगा कि आज की तारीख में दक्षिण भारत में कांग्रेस के 29 लोकसभा सांसद हैं तो बीजेपी के 30 हैं, यानी कि बीजेपी दक्षिण में भी कांग्रेस पर 20 है। फिर द साउथ का मतलब क्या है? वैसे कार्तिक की बात तो कांग्रेस वाले ही समझ गए। अगर द साउथ लिख करके वो अपने अनलिखे को पढ़ने देने के लिए लोगों को आज़ाद रखना चाहते थे कि मतलब निकालते रहिए, तो मतलब तो उनकी पार्टी के नेताओं ने ही निकाल लिया। तहसीन पूनावाला ने ट्वीट किया उनके ट्वीट के फौरन बाद और लिखा कि उत्तर दक्षिण विभाजन का उल्टा असर होगा, इसमें शामिल ना हो
और इस महान देश की पहली राष्ट्रवादी और सबसे पुरानी पार्टी की विरासत को छोटा ना बनाएं। जैसे लोगों को सनातन धर्म का दुरुपयोग पसंद नहीं आया, उसी तरह लोग उत्तर और दक्षिण के विभाजन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस क्या कर रही है? ये गाय, गोबर, साउथ, नॉर्थ, जाति, जनगणना, कभी भी कुछ भी। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुसंख्यक हिंदुओं के साथ तुष्टीकरण के कारण नाइंसाफी होती रही, यह बात वो बार बार कहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी योजनाओं और उसके लाभार्थियों में कोई भेदभाव नहीं है। और यह बात जग जाहिर है, वो बार बार कहते हैं गरीब गरीब है, उसको देश के साधन संसाधन पर बराबर का हक रखता है वो। इसलिए सरकार की योजनाओं का फायदा हर गरीब को मिलना चाहिए, जो जरूरतमंद है उस तक जाना चाहिए। कांग्रेस ने एक अलग लाभ आरोपना शुरू कर दिया है। ये कांग्रेस के नेता कहते हैं जितनी आबादी उतना हक। मैं कहता हूं इस देश में अगर सबसे बड़ी कोई आबादी है तो वो आबादी गरीब है, और इसलिए मेरे लिए गरीब ही सबसे बड़ी आबादी है और गरीब का कल्याण यही मेरा मकसद है। मैं सोच रहा था कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी क्या सोच रहे होंगे। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तो कहा करते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक माइनॉरिटी का है, अल्पसंख्यकों का है, और उसमें भी मुसलमानों का है। अब कांग्रेस कह रही है कि आबादी तय करेगी कि पहला हक किसका होगा। ये जातिगत जनगणना को लेकर के कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद की है हाल फिलहाल में, और तीनों राज्यों के चुनाव के दौरान भी, और 2006 में प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने ये कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। इस दरमियान 2006 से लेकर 2023 के बीच में कांग्रेस के पास विचार भ्रम कितना है, मति भ्रम कितना है, वो भटकी हुई कैसी है, यही बात नरेंद्र मोदी कह रहे थे। इसको समझना जरूरी है। कांग्रेस ने देश के भीतर कई तरह के भटकाव पैदा किए, और एक भटकाव 1976 में इंदिरा गांधी के जरिए पैदा किया गया, और वो था संविधान में संशोधन के जरिए सेकुलर शब्द को जोड़ा जाना। इमरजेंसी के बाद संविधान में 42वें संशोधन के जरिए लिखा गया प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर, सोशलिस्ट सेकुलर, सेकुलर शब्द, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा इंदिरा गांधी ने। जिस देश का संविधान इस देश के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, उसको स्वतंत्रता का अधिकार देता है, धर्म के आधार पर जीने का अधिकार देता है, उस बुनियादी अधिकार के बावजूद धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ने की जरूरत क्यों थी? और धर्म के आधार पर राजनीति भी कांग्रेस ने ही शुरू की। कांग्रेस कर क्या रही है? अगर आप 1947 से लेकर के 2023 तक कांग्रेस की नीति रीति को पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो आपको लगेगा कांग्रेस ने सियासी फायदों के लिए वो रास्ते अख्तियार किए जो संविधान के खिलाफ थे, जो समाज के विरुद्ध थे, जो धर्मों के बीच में सद्भाव के अनुकूल नहीं थे, प्रतिकूल थे। जब तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने सनातन को डेंगू और मलेरिया कहा, तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने उनकी आवाज से आवाज मिलाई। चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम, जिन्होंने द साउथ वाला ट्वीट किया था, उन्होंने तब कहा था कि सनातन धर्म एक कास्ट हायरार्किकल सोसाइटी के लिए कोड के अलावा और कुछ नहीं है। सनातन की समझ इनकी इतनी भर ही है, और जितनी भर उनकी समझ है उसी में सनातन को घुसेड़ करके, अगर आप देखें कि जिस कास्ट भर से सनातन को सीमित रख रहे हैं, वह कास्ट क्या मुस्लिम समुदाय में नहीं है?
क्या उनके अपनी अपनी कब्रगाह नहीं है, शमशान नहीं, जैसे हिंदुओं के शमशान होते हैं? मुस्लिम समुदाय के बारे में वो कितना जानते हैं? ईसाइयों के बीच में उनकी कितनी आवाजाही रही है, कितनी समझदारी उनकी? देश की राजनीति करते समय देश के समाज और देश के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसा ही अनर्थ होता है जैसा कार्ति चिदंबरम करते हैं, प्रियांक खड़गे करते हैं, और ये कांग्रेस के नेता हैं। तो कार्ति चिदंबरम भी जो कह गए साउथ और नॉर्थ की बात, उसने कांग्रेस के अंदर ही कई नेताओं के प्रज्ञाचक्षु खोल दिए हैं। अब संगठन के भीतर उत्तर भारत लोग देखने लगे हैं। सवाल ये उठने लगा है कि दक्षिण भारत के इतने लोग पार्टी के संगठन के भीतर इतने मजबूत और महत्वपूर्ण पदों पर कैसे हैं भाई? कहा यह जा रहा है कि अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कहां से? कर्नाटक से। इसके बाद जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल कहां से? केरल से। कम्युनिकेशन इंचार्ज, संचार प्रभारी जनरल सेक्रेटरी कौन? जयराम रमेश कहां से? कर्नाटक से। लोकसभा में कांग्रेस के नेता कौन? अधीर रंजन चौधरी कहां से? बंगाल से। लोकसभा में उपनेता गौरव गोगोई कहां से? असम से। मुख्य सचेतक चीफ व्हिप के सुरेश कहां से? केरल से। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं पार्टी के, कर्नाटक से। भैया यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ यह भी तो है। ये केवल गोमूत्र गाय गोबर कहे जाने वाले राज्य हैं क्या? इनके नेताओं को पार्टी में महत्वपूर्ण जगहों पर संगठन के भीतर जिम्मेदारी नहीं मिलनी चाहिए क्या? ये मैंने कह रहा हूं, ये कांग्रेस के भीतर के नेता ही अब नॉर्थ साउथ वाले नैरेटिव के बाद पूछने लगे हैं। 2024 चुनाव से पहले विपक्षी नेताओं ने सनातन, तिलक, भारत, इंडिया और हिंदू को लेकर के जमकर बयानबाजी की। मैं सिर्फ आपको यह बता रहा हूं कि राजनीति करते समय जब आपकी रणनीति सधी नहीं होती है और आपके बयान या आपके नारे लीक से हट कर जाते हैं, तो फिर वो अनगाइडेड मिसाइल होते हैं जो आकर के आपके घर पर भी गिर सकते हैं। और कांग्रेस और कांग्रेस साथी दलों के साथ ऐसा ही होता रहा है, क्योंकि सामने बीजेपी है जो सधी हुई रणनीति के साथ एक बहुत ही मजबूत चुनाव प्रबंधन के साथ चल रही है। वहां किसी भी गलती की कोई गुंजाइश अगर होगी तो वो फिर उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। उदयनिधि स्टालिन ने सनातन की तुलना डेंगू, कोरोना से की। डीएम के सांसद ए राजा ने सनातन धर्म को एचआईवी और कुष्ठ रोग बताया। ए राजा के सनातन विरोध बयान पर कांग्रेस का रवैया ढुलमुल रहा, लेकिन बीजेपी आक्रामक रही। स्टैंड, जब सभी धर्म आपके लिए बराबर हैं और धर्मावलंबी जितने भी हैं उनकी भावनाओं का ख्याल आपके लिए बराबर है, तो फिर आपका कोई साथी दल इस तरह का बयान देता है, जहरबोल बोलता है, तो आपको उंगली उठानी चाहिए, उसको रोकना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने सनातन पर सोच समझ करके बोलने की सलाह दी, क्योंकि धर्म जो है वह तर्क से, विज्ञान से परे जाता है। वो आस्था है, वो विश्वास है, वो भावना है। उस दायरे में जाकर के अगर आप चोट करते हैं तो फिर उसका नुकसान आपको होगा, हो रहा है। मोदी को सुनिए। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है, और ये नीति, रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंडिया गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस, गठबंडिया गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है,
उसे तबाह कर दो। अगर सेंथिल कुमार कहेंगे कि बीजेपी गोमूत्र वाले राज्यों में जीतती है, अगर उदयनिधि कहेंगे कि सनातन मलेरिया है, डेंगू है, अगर ए राजा कहेंगे कि सनातन कुष्ठ है, कोविड है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहेंगे कि मानस जला देना चाहिए, अगर चंद्रशेखर जो आरजेडी के नेता हैं वह मानस पर सवाल करेंगे और ये सब लोग या तो कांग्रेस के नेता या कांग्रेस के साथी दलों के नेता हैं, तो नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं उस पर जनता विश्वास करेगी और फिर कांग्रेस को खारिज करेगी। उसी खामियाजा कांग्रेस उठा रही। नरेंद्र मोदी की बातों पर यकीन करने का कारण कांग्रेस पैदा कर रही है। ये कांग्रेस की करनी का ही नतीजा है कि आज उसकी छवि हिंदू विरोधी बनती चली जा रही है। जिस सनातन के खिलाफ कांग्रेस के सहयोगी दल अनाप शनाप बोलते हैं, उस धर्म को इस देश में मानने वाले 110 करोड़ लोग हैं। सोचिए, 140 करोड़ की आबादी में 110 करोड़ लोग अगर एक धर्म के साथ चल रहे हैं, आप उस धर्म का ख्याल नहीं करेंगे, उसके खिलाफ बोलने वाले दलों को, नेताओं को रोकेंगे नहीं, उनको बर्दाश्त करते रहेंगे, चुप्पी साधे रहेंगे, तो जनता अपना फैसला देगी। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है उसमें इन सब बातों का अपना रोल है। जब से केंद्र में मोदी की सरकार आई है, कांग्रेस का लगातार बंटाधार हो रहा है, क्योंकि सामने एक कुशल प्रबंधन का कौशल नेतृत्व है। उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट के राज्यों में कांग्रेस बुरी तरीके से हार रही है। उत्तर प्रदेश कभी कांग्रेस का गढ़ था, आज वहां सिर्फ एक नेता, एक सोनिया गांधी की सीट बची है लोकसभा में। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा से सत्ता जा चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सूपड़ा साफ कर रखा है। पंजाब से जमीन खत्म हो गई है। बिहार में नीतीश और लालू के सहारे कुछ बचा हुआ है। झारखंड में भी हेमंत सोरेन जैसे नेता की उंगली पकड़ के चलना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस है। आपको मैप पर अगर दिखाऊं मैं कि कांग्रेस सिमट करके कितने राज्यों में आ गई है, तो आपको लगेगा कि कांग्रेस अगर यहां आई है तो उसका कारण खुद कांग्रेस है। ये नक्शा आप देख रहे हैं, जो केसरिया रंग में हिस्सा है हिंदुस्तान का, वहां बीजेपी है, और जो नीले रंग में है या तो कांग्रेस है या वो गठबंधन में सरकार चला रही है। जैसे झारखंड में, जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटक में और तेलंगाना में और हिमाचल में उसकी अपनी सरकार है। अब ये स्थिति उस दल की है जिसने 70 साल तक इस देश पर एक छत्र राज किया है। तूती बोलती थी, उसके आगे ऑपोजिशन लगभग लस्त पस्त ध्वस्त रहता था। आज वो चारों खाने चित्तगिरी रहती है। खेल और राजनीति करीब करीब एक जैसे होते हैं। दोनों में नतीजे हार और जीत के ही होते हैं। खेल में कभी ड्रॉ के हालात बनते हैं, लेकिन राजनीति में ऐसा शायद कम ही होता है। क्या आपने कभी सुना है कि एक विधानसभा सीट पर 2 विपक्षी उम्मीदवारों को बराबर बराबर वोट आ गया? कोई ना कोई तो जीतता ही। जीत गए तो जीत को बरकरार रखने की चुनौती। मेहनत करें। ईमानदारी सब कुछ बना करके आपको दे सकती है। ईमानदारी का मतलब ये है राजनीति करने की ईमानदारी, सत्ता तक पहुंचने के लिए अपने पूरे साधन संसाधन और पूरे नेटवर्क के इस्तेमाल करने की ईमानदारी। उस रास्ते पर हार गए तो हार की समीक्षा करनी चाहिए, अपनी कमजोरियों को ढूंढना चाहिए और फिर उनको ठीक करके आगे बढ़ने के लिए नया जोश और नई ऊर्जा अपने साथ लेकर चलना चाहिए। उम्मीदवार कमजोर था या पार्टी की नीयत साफ नहीं थी, यह सब कुछ आपको ईमानदारी से देखना समझना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के साथ अलग ही बात है। तेलंगाना जीतते ही नेता उत्साह में साउथ नॉर्थ करने लगते हैं। उत्तर भारत की तीनों राज्यों के हारने के बाद दिग्विजय सिंह जैसे नेता ईवीएम पर दोष मढ़ने लगते हैं। मतलब आप हारते हैं अपनी करनी से और ठीक राह दूसरों पर फोड़ते हैं। दिग्विजय सिंह ने वही पुरानी बात दोहराई जो हारने के बाद विपक्ष के नेता कई बार पहले भी कह चुके हैं कि जो ईवीएम है ना, इसमें गड़बड़ी है यार। सुनिए।
हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहाँ गया। अब वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है, हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर? वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए क्या? नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दें। तो हम मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। बीजेपी कह रही कि जब भी कांग्रेस हारती नहीं, है, हम आज आप हारे हैं, लेकिन तेलंगाना में तो आपकी जीत हुई है। देखिए हम एक बात जानते हैं, दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, बात खत्म। देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। अगर कांग्रेस यानी दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं को आप सच मान लें इनकी बातों को, तो फिर तेलंगाना में जो जीत कांग्रेस ने हासिल की उसमें भी ईवीएम की गड़बड़ी हुई होगी, मैनेज कर लिया गया होगा। आप हिमाचल में, कर्नाटक में जो जीत दर्ज किए उसके पीछे भी ईवीएम था। फिर तो 10 सालों से सत्ता में काबिज रही बीआरएस को भी कांग्रेस पर यही आरोप लगाना चाहिए कि भाई चंद्रशेखर राव की तो सरकार बची रहनी चाहिए थी, बनी रहनी चाहिए थी, उन्होंने तो बड़ा काम किया था, लेकिन कांग्रेस कहां से आ गई, इसने तो गड़बड़ी कर दी, ईवीएम के साथ खेल हो गया है। बीजेपी कांग्रेस के इस विलाप को जानती है, इसलिए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कांग्रेस पर निशाना साधने लगे हैं कि भैया इनकी ये आदत पुरानी है। और गिरिराज सिंह का बयान सुनाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब इसी तरह का हो हल्ला हंगामा पहले मचा था तो चुनाव आयोग ने कहा था कि ये मशीन हमने रख दी, जितने भी नेता आ सकते हैं वो आएं और जितने एक्सपर्ट्स लेकर के आ सकते हैं वो आएं और बताएं हैक करके कि कैसे होता है, और कोई नहीं टर्न अप हुआ था। गिरिराज सिंह: भाई ये कोई नई बात नहीं है। विपक्ष जब जीत जाते हैं, तेलंगाना के जीत पर नहीं ईवीएम उठाए, पंजाब के जीत पर नहीं उठाए, हरियाणा हिमाचल के जीत पर नहीं उठाए। जब ये हारते हैं तब अपनी गलतियों को, अपने ऊपर जो जनता का आक्रोश होता है, जो गिरती हुई साख है, उस विषय को उठाने के बजाय ईवीएम पर उठाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। 3 दिसंबर के सुबह तक देश के 15 राज्यों में बीजेपी की सरकार थी। इनमें मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, असम, गोवा में अकेले बीजेपी की सरकार। महाराष्ट्र, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पुडुचेरी में बीजेपी की साझा सरकार यानी एनडीए वाली सरकार। लोकल पार्टी, स्थानीय दलों के साथ वो सरकारें चल रही हैं। लेकिन 3 दिसंबर को शाम होते होते आंकड़ा बदल गया और बीजेपी 15 से 17 राज्यों में पहुंच गई। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बम्पर जीत उसको मिली, मध्य प्रदेश उसके पास पहले से था ही। यानी कि देश के 50% राज्यों में बीजेपी आज की तारीख में सरकार चला रही है और बाकी 50% राज्यों में गैर बीजेपी सरकारें हैं। अगर ईवीएम को मैनेज किया ही जा सकता है तो फिर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार क्यों है? दिल्ली और पंजाब में आम आदमी की सरकार कैसे है? बिहार, झारखंड, केरल में भी तो बीजेपी की सरकार होनी चाहिए, वहां गैर बीजेपी सरकारें क्यों हैं? कांग्रेस सरकार में सहयोगी है जिन राज्यों में, कैसे है? मैंने चुनाव आयोग के पूर्व सदस्य से यह जानना चाहा कि क्या यह मुमकिन है कि किसी भी चिप से ईवीएम को कंट्रोल किया जा सके, हैक किया जा सके। उन्होंने क्या कहा, आप सुनिए। देखिए, मैं इस बात को पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो मशीनें हैं वो प्रमाणित हैं। कई बार कोर्टों में लोग गए हैं स्टेट्स में, तो कई स्टेट की हमारी कोर्ट्स हैं, उनके डिसीजन भी लगे हुए हैं। लोगों को देखना चाहिए कि हमारे यहाँ कितनी स्पष्ट तरीके से चुनाव की संवैधानिक प्रक्रिया की जाती है, हमारे वोटरों को किस तरीके से उनके वोटों का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सीधी सी बात है कि ईवीएम मशीनों को
हमेशा जिस तरह आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन के इससे पहले डब्बों के बारे में कहा जाता था, इससे पहले स्टाफ के बारे में कहा जाता था कि हमारे इलेक्शन कमीशन के लोग बेईमानी करते हैं। और कई बार ये भी कहा गया कि ये इलेक्शन के हमारे इलेक्शन की बॉडी है उसको प्रेशराइज करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से और देश के गृह मंत्री द्वारा। लेकिन मैं इसको बिल्कुल सिरे से नकारता हूं। कभी भी हमारे यहाँ इस तरीके से प्रेशर यूज नहीं होता है। निष्पक्ष चुनाव कराए जाते हैं, हमारे संवैधानिक संस्था है और इसमें किसी तरह का प्रभाव यूज नहीं होता है। कांग्रेस जिस नीति रीति नियम कायदे उसूल पर चलती रही है, बयानों पर कुढ़ोती रही है, वो उसी का काट रही है। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।